हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका पाथ किस तरह का होता है वो हम देखेंगे। तो टॉपिक का नाम है अपना मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड में एक बात लोरेंज नाम के साइंटिस्ट ने ये बताई थी। एस लोरेंज ने इन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कोई भी चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज क्यू है वो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन एज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये बात उन्होंने बताई। सो हम क्या कह सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग on a charge particle, on a moving charge particle, कैसा चार्ज पार्टिकल, moving charge particle in magnetic field B, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यदि इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आप जानते हैं जब A B साइन थीटा होता था तो आप क्या लिखते थे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो B B साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। इस तरह से ये किस फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब यह जो डायरेक्शन की बात है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मान लीजिए वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन के लिए i कैप, और मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन के लिए मान लीजिए j कैप। तो i क्रॉस j क्या होता है, k। तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, k का मतलब z डायरेक्शन में, यानी तीनों आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। ये फोर्स किसने लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया। किस पर लगाया, चार्ज पार्टिकल पर लगाया। ये लॉरेंज प्रिंसिपल भी है, लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं इसको। क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आप ये सोचिए, पहला यदि केस ले, मैक्सिमम फोर्स कब होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा जब चार्ज पार्टिकल क्या चल रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा हो, है ना। परपेंडिकुलर की अभी हम बात ना करके हम ये कहेंगे व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा हो, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हुई, 0, और फोर्स क्या लगेगा, क्यू वी बी साइन 0 यानी 0। अब मैग्नेटिक फील्ड यूं बना हुआ है और चार्ज पार्टिकल भी यूं चल रहा है, तो चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, वो अपने ही फोर्स से चलता रहेगा, यानी उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट। Then path of the charge particle will be linear. The path of the charge particle will be linear. उस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, लीनियर होगा। ये ध्यान रखिए, पूछ लिया जाता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, लीनियर होगा, यानी स्ट्रेट लाइन चलेगा। क्यों चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यूं है, इस तरह से है, और चार्ज पार्टिकल भी यूं चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर फोर्स लगाएगा नहीं। मान लीजिए ऐसे चल रहा होता वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मान लो ऐसे फोर्स इस पे इधर लग जाता तो वो न इधर जा पाता न इधर, कौन से पाथ से चलता, बीच वाले पाथ से। तो अब उसका पाथ जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, यानी कैसा होगा, लीनियर होगा। दूसरा, यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री,
तो भी पाथ कैसा होगा उसका, लीनियर। और मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स कितना लगाएगा, 0। तो कौन से फोर्स से चलेगा वो, अपने खुद के फोर्स से ही चलेगा। तो सेकंड हम लिख सकते हैं, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग opposite direction to the opposite direction of magnetic field। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू 180 और यहां 180 रखेंगे तो भी क्या होगा, 0। फोर्स कितना आएगा, 0। और फोर्स 0 और पाथ कैसा होगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी लीनियर। यानी कहने का मतलब चाहे वो पैरेलल चले चाहे वो एंटी पैरेलल, यानी चाहे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले चाहे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चले, उसका पाथ कैसा होगा, लीनियर होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगा। हम बात करेंगे यदि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है तो उसका पाथ कैसा होगा, तब उसका पाथ लीनियर नहीं होगा। वो हम डिस्कस करेंगे अभी अगले इस टॉपिक में। आप इसको लिखिए, फिर मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, यहां से रफ कर रहा हूं, लिखिए। तो ये रफ कर रहा हूं मैं। अब बात करेंगे हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यानी ये तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा था तब है। अब हम बात करेंगे जब वो मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो अब है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल in perpendicular magnetic field हमें ये पता है कि जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये मैं उसका पाथ बना रहा हूं, क्यों बनाइए इस पे हम बात करेंगे। ये तो हमने वैसे ही बना लिया, एक बार ये सोच लेते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कौन से वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये बोर्ड के इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें यूं है, इस तरह से ये लाइन है। अब यूं होती तो इस तरह से लाइन बना देते, अब इनको क्रॉस से दिखाया जाएगा, इनवर्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें मान लीजिए ये आपके पास में कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है। एक बार इसको सर्किल को आप भूल जाइए कि सर्किल क्या है, सर्किल है ही नहीं। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है आपके पास में और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कितने मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है b। और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और किधर मूव कर रहा है आप देखें, ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड यूं, चार्ज पार्टिकल यूं जाएगा तो भी 90, यूं जाएगा तो भी 90, इधर जाएगा तो भी 90, किधर ही चलो, यूं चलो या यूं चलो, इधर चलो, इसके साथ हमेशा कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। तो हम देखेंगे यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो क्या होता है, किस तरह का पाथ उसका बनता है, क्या लीनियर होगा या सर्कुलर होगा, वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम जो कंसिडरेशन है वो लिख लेते हैं। A charge particle Q having charge Q mass m is moving with v velocity in a perpendicular magnetic field B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई, एज shown। तो देखिए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, QVB sin थीटा।
और थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, वो कितना होगा, वो होगा F इज इक्वल टू QVB साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या होगा QVB, है ना। तो ये फोर्स होगा QVB, ये बात समझ में आ गई। अब ये फोर्स QVB होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन V, B और F तीनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। मैं एक छोटा सा रूल बताता हूं, आप जब भी फोर्स की डायरेक्शन पता करनी हो, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, इनको फिंगर्स जो हैं उनको किसकी डायरेक्शन में रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो इन फिंगर्स को। थंब जो है उसको आप रखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और पाम है वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी। मान लीजिए आपके पास में ये चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा था इस तरह से, अब ये यूं जा रहा था, इस पर फोर्स यूं लग रहा था। अब क्या हुआ, मैं ये तो खुद के फोर्स के कारण जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, कितना लगाएगा, QVB लगाएगा। किधर लगाएगा, ये डायरेक्शन पता करने के लिए फिंगर्स को रखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाला यानी बोर्ड की ओर है, अंदर की ओर है, यूं रखिए। थंब को किसकी डायरेक्शन में रखिए, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इसकी मोशन इधर है, ये वेलोसिटी है ना, और पाम की डायरेक्शन को बताएगी फोर्स की डायरेक्शन को, यानी ये वेलोसिटी इसकी इधर है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, अपवर्ड लगाएगा, यानी इस पर ये जो फोर्स है वो यूं लगेगा, इस तरह से सेंटर की तरफ लगेगा। अब इस पे ये खुद इधर दौड़ना चाह रहा है, इधर मूव करना चाह रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इसको इधर खींचना चाह रहा है सेंटर की ओर, तो कौन से पाथ का ओबे करेगा, ये इस तरह की, इन दोनों के इसका जो रिजल्टेंट पाथ है यूं होगा। अब मान लीजिए इसने अपना मुंह इधर कर लिया, तो ये किधर दौड़ना चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, है ना, इसकी वेलोसिटी इधर होगी। हाँ, अब इस पर फोर्स किधर लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। फिर से आप फोर्स निकालने के लिए फिंगर्स को किधर रखिए, राइट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, राइट हैंड के जो ये फिंगर्स हैं इनको ऐसे रखिए कि ये किसके डायरेक्शन में रहे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब इनवर्ड वाला है, और थंब को किसके डायरेक्शन में रखिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन को, यानी इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो किधर होगा, यूं होगा, सेंटर की तरफ यूं होगा। अब ये इधर मूव कर रहा था और फोर्स ने इसको इधर खींच लिया, तो कौन से पाथ को फॉलो करेगा, ये हर जगह ऐसे यूं बगेगा, ये यूं खींचेगा इस तरह से, तो इसका जो पाथ है वो आप समझ गए होंगे कैसा होगा। अब जैसे ये पाथ से जाएगा इस तरह से, यहां चला, इसने इधर कर लिया अपना, तो वेलोसिटी यूं होगी, है ना। तो फिर से देखिए यहाँ पे रूल लगाइए, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और पाम बताएगी किसकी डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को, यानी इस पॉइंट पे यहाँ फोर्स यहाँ इधर खींचेगा मैग्नेटिक फील्ड, ऑलवेज किधर खींच रहा है, सेंटर की ओर खींच रहा है। ये इधर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो ये कौन से पाथ को फॉलो करेगा, इन दोनों के मिड वाले पाथ से इस तरह से यूं जाएगा। फिर देखो अब यहाँ आकर के इसने इधर हो गया, ये v वेलोसिटी मान लीजिए, है ना। अब अगेन यहाँ पे देखो फोर्स किधर लगेगा, फिंगर्स को किसकी डायरेक्शन में रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को किसकी डायरेक्शन में रखो, वेलोसिटी या मोशन की डायरेक्शन में, फोर्स किधर आया, इधर। तो इसका पाथ जो देख रहे हैं आप कंप्लीटली कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा, यानी वो कैसे पाथ में मूव करेगा, इट विल डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ, है ना। सो इट विल डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ, कैसा पाथ बनाएगा, ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, एज शोन इन डायग्राम, एज शोन। बट वी नो दैट सर्कुलर यदि पाथ बना रहा है, उसकी मोशन सर्कुलर है,
तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है यानी QBB उसको किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। ये बात समझे। सो यहां तक ये आपने कर लिया। अब देखो यहां ये मैं मिटा दूं, ये लिख लिया F इज इक्वल टू QVB साइन। अब देखो ये देख, ये कहां मूव करे, सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो इस पे लगने वाला फोर्स अभी यहां आया था, QBB लिखा था आपने, यहां मैंने जो मिटाया है वो है ना। फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है QBB है ना, उस फोर्स की बात चल रही है ना। QBB फोर्स जो लगा रहा है उसी फोर्स को बोला गया है मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। सो यदि आप सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। यानी हम रेडियस कैलकुलेट करने वाले हैं, रेडियस ऑफ द पाथ। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो रिवॉल्व कर रहा है वो उस पाथ की रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ पाथ। यानी ये तो हमें पता चल गया। यदि आपको ये पूछ लिया जाए कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। यानी वो इस तरह से मूव करता रहेगा हमेशा एक सर्किल में, है ना। तो ध्यान रखिए, यदि 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन उसका पाथ कैसा होगा वो बताइए, तो आप उसका पाथ कैसा बताएंगे, सर्कुलर पाथ होगा। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा बताएंगे आप, लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन ऐसा बताएंगे। तो अब आप उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कैलकुलेट करने वाले हैं। रेडियस के लिए आप कह रहे हो यदि सर्कुलर मोशन होती है तो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी होता है उस पे लगने वाला फोर्स अर्थात मैग्नेटिक फोर्स यानी QBB, वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स QVB वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv²/r के इक्वल होना चाहिए। यहां देखो आप v से ये एक v कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, QBr इज इक्वल्स टू mv या फिर r इज इक्वल्स टू mv/QB यानी रेडियस है वो क्या होगी, mv/QB। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, यदि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, यदि बाकी चीजें कांस्टेंट है, वेलोसिटी ज्यादा है, तेज दौड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी रेडियस को बढ़ाएगा। यदि कम स्लो था तो इस रेडियस में था और वेलोसिटी उसकी तेज होगी तो उसका सर्कल बड़ा हो जाएगा। वेलोसिटी और ज्यादा हुई तो सर्कल और बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, वेलोसिटी बढ़ने पर उस सर्कल की जो रेडियस है, जिस सर्कल में सर्कुलर पाथ में वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रख लेंगे। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, यदि आप इसको ये भी लिख सकते हो, देखो यहां से mv मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम डिवाइडेड बाय QB लिखा जा सकता है। और मोमेंटम और इसमें रिलेशन में रफली यदि आपसे बात करूं, आपने पढ़ा था कि एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ mv²। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था वहां पे। अब देखो यहाँ पे E के इज इक्वल्स टू 1/2 m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें mv², या फिर ये हो जाएगा mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, या mv को क्या नाम दे दें, p, है ना, डिवाइडेड बाई 2m E के।
तो यहां से जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पी की, वो आती है 2m ई के। ई के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, काइनेटिक एनर्जी। तो खैर ये तो मैंने आपको वैसे कैलकुलेट करके बताया है कि P को आप क्या लिख सकते हैं, √2m ई के लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? यानी यहां आप इस रेडियस को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, √2m ई के, है ना। ये P को, P में और एनर्जी में, E के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये ऐसे लिखा है E और K काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया, रेडियस के लिए। और रेडियस एनर्जी के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वेलोसिटी ज्यादा है तो रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से हम क्या निकाल लिए यहाँ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। वेलोसिटी ज्यादा है तो रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं कि एक सर्कल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यानी उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को जानते हैं आप कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड है उस टाइम को ही क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, टाइम पीरियड की। इसको कर रहा हूं मैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए देखो, ये रेडियस कैलकुलेट कर लिया हमने, रेडियस ऑफ द पाथ। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। टाइम पीरियड का मतलब हुआ एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टाइम पीरियड को हम कह सकते हैं क्या होना चाहिए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और डिस्टेंस टाइम पीरियड के लिए, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल ली जाएगी। तो वन साइकिल की डिस्टेंस, साइकिल कैसा, सर्कुलर है, और एक साइकिल में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड उसकी क्या है, वेलोसिटी जो है वो। अब इसको यहां से आप ये लिख सकते हैं 2π, और r की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, mv/qb। ये रखेंगे आप mv/qb डिवाइडेड बाय v। देखो r की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया है, तो v से आपका v कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास t की, क्या, t की वैल्यू होगी 2πm/qb। यहां आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड है वो कौन कौन से वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो देखो b के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात समझ में आई। दूसरा टाइम पीरियड है वो m/q पे भी डिपेंड कर रहा है। q/m मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था आपको, क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज पर यूनिट मास को स्पेसिफिक चार्ज। ये चार्ज पर यूनिट मास का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो टाइम पीरियड चार्ज पर यूनिट मास पे भी डिपेंड करता है, m/q के रेशियो पे भी डिपेंड करता है। तो हम उस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे जिस चार्ज के लिए m/q रेशियो जितना ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा, और इसका उल्टा करो तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। m/q यानी मास जितना ज्यादा है, कोई पार्टिकल हैवी है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम। और दूसरा चार्ज के हिसाब से देखें तो चार्ज का रेसिप्रोकल है, मास का डायरेक्टली है, और चार्ज का इनवर्सली है। इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बाद में हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें पता है, हमने पढ़ा है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड या इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें पैरामीटर लीनियर फ्रीक्वेंसी, कि लीनियर फ्रीक्वेंसी है वो कैसे कैलकुलेट करें। आप लिख रहे हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी, है ना, टाइम पीरियड के बाद में लीनियर फ्रीक्वेंसी।
लीनियर फ्रीक्वेंसी को वैसे तो हम एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने देखा फ्रीक्वेंसी को न्यू से या फिर एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है न्यू या एफ या फिर न्यू, वो क्या होती है 1/t, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो आपके पास में टाइम पीरियड ये है और इसका जस्ट रेसिप्रोकल करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय, इसका जस्ट उल्टा करोगे आप ये, तो क्या होगा QB डिवाइडेड बाय 2πm, ये क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी को कौन सी फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे किसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, हालांकि आपने पढ़ रखा है ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, यदि फ्रीक्वेंसी को आप f से रिप्रेजेंट करते हो तो, या न्यू से रिप्रेजेंट करते हो तो 2πν, दोनों बात एक ही है, फ्रीक्वेंसी है। अब यहां फ्रीक्वेंसी आपके पास आ चुकी है, इस लीनियर फ्रीक्वेंसी की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी की जगह ये सब्स्टिट्यूट करने पर देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π इंटू न्यू की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, QB डिवाइडेड बाई 2πm, ये आ जाएगा। ये आने के बाद में देखिए 2π से 2π कैंसिल कर देंगे आप, और ये हो जाएगा आपके पास में QB डिवाइडेड बाई m, ये क्या होगी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए, जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पाथ लीनियर होगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ होगा सर्कुलर। दूसरा बात आपको ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, कि यदि चार्ज पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा है तो उस पाथ की जो रेडियस है वो ज्यादा होगी। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड कभी भी किस पर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड आया था 2πm/QB, 2πm/QB, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। ये नहीं है कि टाइम वेलोसिटी ज्यादा तो जल्दी साइकिल कंप्लीट होगा, नहीं, वेलोसिटी ज्यादा है तो वो रेडियस बढ़ा देगा, लेकिन टाइम क्या लेगा, उतना ही। पहले छोटे चक्कर में चल रहा था, स्पीड ज्यादा हुई तो बड़ा चक्कर बनाएगा, लेकिन टाइम क्या लेगा, उतना ही लेगा। टाइम पीरियड है उसका, एक साइकिल को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो किस पे डिपेंड, ये आपने लिख चुके हैं, है ना, ये किस पर डिपेंड नहीं करता। तो आप लिख सकते हैं नोट में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एंड रेडियस, है ना, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये लिखिए आप, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप देखिए इसका जो पाथ है, इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से सर्कुलर और इसकी वजह से लीनियर, तो इसका पाथ एक स्प्रिंग टाइप से, यानी हेलिकल पाथ बोला जाता है। तो हम लिख लेते हैं, सो इट्स पाथ विल बी हेलिकल, है ना। इसके बाद में लिखिए, सो इट्स पाथ, सो इट्स रिजल्टेंट पाथ विल बी हेलिकल, है ना, हेलिकल होगा। इसका जो रिजल्टेंट पाथ है वो कैसा होगा, हेलिकल होगा, ये ध्यान रखिए, है ना। जब 945 पे या 30 पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो कैसे पाथ में मूव करेगा, हेलिकल पाथ में। एक ही जगह सर्कल नहीं बनाएगा, सर्कल तो बनाएगा लेकिन आगे से आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे
देखो ये लिख लिया, हेलिकल होगा उसका पाथ। अब पाथ लिखने के बाद में आप ये देखिए कि हेलिकल पाथ होगा तो उसकी रेडियस क्या होगी, है ना। ये सब चीजें हमें कैलकुलेट करना है, तो उसकी रेडियस कैलकुलेट करने वाले हैं अब हम। तो क्या है, अब लिखिए आप रेडियस ऑफ द पाथ, है ना। पहला इसी में क्या है, रेडियस ऑफ पाथ। किसकी रेडियस निकाल रहे हैं आप, सर्कुलर पाथ की। और रेडियस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, जब परपेंडिकुलर मूव कर रहा होता है तब जो रेडियस के लिए फॉर्मूला आया था mv डिवाइडेड बाई क्यूबी, ये रेडियस के लिए फॉर्मूला आया था। यहां वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है, y कंपोनेंट है। तो हम v ना लेकर के यहां पे कौन सा कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का, y कंपोनेंट। क्योंकि y कंपोनेंट ही क्यों लिया जाएगा, क्योंकि y कंपोनेंट ही, देखो उसमें आया था mv अपॉन क्यूबी, यहां mv की जगह कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा, y कंपोनेंट। क्योंकि आप सर्कल की रेडियस निकाल रहे हैं और सर्कल कौन सा बना रहा है वेलोसिटी का, x कंपोनेंट या y कंपोनेंट, y कंपोनेंट ना। तो यहां कौन सा लिखा जाएगा, y कंपोनेंट लिखा जाएगा। अब इसको आप लिखेंगे, वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, vy इज इक्वल्स टू v साइन थीटा, तो ये आ जाएगा m v साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। रेडियस निकालने के बाद में हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड यहाँ ये देखेंगे कि वो थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए कैसे, अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसको मैं ऊपर से रब कर रहा हूं। रेडियस के बाद में नेक्स्ट हम इसी टॉपिक में इसी का क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है वन साइकिल को कंप्लीट करने में लगा टाइम। तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है आपको क्या, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, यही होता है। और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस एक साइकिल की क्या होगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड क्या होगी, v, है ना। अब v आप कौन से स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी जो सर्कुलर के काम आ रही है, क्योंकि सर्किल के टाइम पीरियड की बात चल रही है, तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा, y कंपोनेंट। और जैसे ही रखेंगे ये सारी जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको, तो देखो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में टाइम पीरियड जो आएगा 2 पाई आर की जगह पे क्या आएगा, mv साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, है ना। ये तो आर की जगह लिख दिया। अब और क्या है नीचे, v y कंपोनेंट वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होता है, v साइन थीटा। तो m v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी। यहां आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड नहीं करता, वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता। यही उसमें आया था जब परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, तब भी टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई m अपॉन क्यू बी था। यानी टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एंगल, एंगल पर डिपेंड नहीं करता। एक फैक्टर यहां पे आता है जिसको हम कहते हैं पिच। टाइम पीरियड के बाद में हम जो बात करने वाले हैं पिच की, ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला में काम में लूंगा उसमें, है ना। पिच जो नेक्स्ट आता है PITCH, पिच। पिच क्या होती है, पिच का मतलब होता है ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस है, ये जो बन रही है, रिंग्स बन रही है, इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं, ये तो 2r हो जाएगी डायमीटर के इक्वल। ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, एक साइकिल में देखो ये यहां से चला और एक साइकिल में यहां आ गया, ये गैप बन गया, इतना गैप बन गया, ये जो हॉरिजॉन्टल गैप है एक साइकिल का,
उसी को बोला जाता है क्या, पिच, है ना। यानी आप कह सकते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस इन वन रोटेशन, है ना। इट इज द हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दें, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है डिस्प्लेसमेंट इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में कितना हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोला जाता है, पिच बोला जाता है। अब इसको कैलकुलेट करना है पिच को, तो देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पिच का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस है कौन सी, हॉरिजेंटल, तो डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी यानी हॉरिजेंटल वेलोसिटी vx, इधर वाली वेलोसिटी क्या थी, vx ही तो थी, तो इसको इधर खींच रही थी, vx मल्टीप्लाइड बाई टाइम, कितने में हुआ, टाइम पीरियड एक साइकिल में t, और t की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2πm/qb। तो इसकी जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, vx की जगह तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होता है, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 2πm/qb। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2πmv cos थीटा डिवाइडेड बाई qb। अब देखो आपके पास आर के लिए फॉर्मूला आ चुका, इसीलिए मैंने इसको यहां से रफ नहीं किया था, इसको काम में लेंगे कि आर के लिए ये फॉर्मूला होता है ना, आर के लिए ये फॉर्मूला होता है ये वाला। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस फॉर्मूला से वैल्यू मिल जाएगी आपको mv की वैल्यू चाहिए। mv को इधर रखो, क्या मिलेगी, qbr अपॉन साइन थीटा mv। यानी mv की जगह क्या रख सकते हैं आप, qbr अपॉन साइन थीटा। तो ये रखिए, तो पिच की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्या, 2π, ऐसे कैसे, qb भी रहने दीजिए, cos थीटा भी रहने दीजिए, mv की जगह क्या रखिए, qbr डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब देखें qb से क्या कैंसिल हो गया, qb, तो ये आ गया 2πr, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, देखो ये जो वैल्यू है ये आपके पास में जो आई है ये वो आई है 2πr, और cos अपॉन साइन क्या होता है, cot थीटा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2πr, r तो क्या है, रेडियस है ना, cot थीटा को लिखा जा सकता है 1/tan थीटा। या फिर हम लिख सकते हैं पिक्चर 2πr अपॉन tan थीटा। ये किसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, पिच के लिए। अच्छा, ये पिच के लिए अच्छे से फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अच्छा, कई बार जैसे जो पोलर रीजन्स हैं, अलास्का है, नॉर्थ कनाडा है, उनमें आपको बहुत ही वंडरफुल और ब्यूटीफुल सीन देखने को मिलता है, डांसिंग ऑफ द ग्रीन एंड पिंक पार्टिकल्स। आपको ये लगता है स्काई में यदि देखते हैं तो पिंक कलर के और ग्रीन कलर के पार्टिकल्स डांस करते हुए नजर आते हैं। ये रियल में यदि देखें तो अभी जो रिसेंटली हम ये कह सकते हैं, इट इज नथिंग, इस जो फिनोमिना को बोला जाता है पोलर ओरा। पोलर ओरा में क्या होता है, जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको कैसे पाथ में मूव करा देता है, हेलिकल पाथ में मूव करा देता है, तो वो प्रोजेक्शंस हमें मिलते हैं इसी को, है ना। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको हम ये लिख लेते हैं चाहे तो, हालांकि कोई ज्योग्राफिकल और उसी तरह से है ना। तो लिख लीजिए, साथ में क्या जाता है, इन पोलर रीजन
जैसे अलास्का है ना, अलास्का ये जगह है। नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ कनाडा, इनमें क्या होता है, डांसिंग प्रोजेक्शंस, डांसिंग प्रोजेक्शंस ऑफ, कैसे, पार्टिकल ग्रीन, ग्रीन एंड पिंक कलर आर सीन, ऐसे देखे जाते हैं, है ना। द मोशन ऑफ, ये क्यों देखे जाते हैं, इसके पीछे कारण ही क्या है, जरूर चार्ज पार्टिकल होंगे वो, और चार्ज पार्टिकल अर्थ के वहां जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा बन गया होगा कि थीटा की वैल्यू, किसका, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का, अर्थ भी तो मैग्नेट है, तो थीटा की वैल्यू इतनी हो गई होगी कि 90 और 0 के बीच में, जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो लिख लिया, इन द पोलर रीजन अलास्का, नॉर्थ कनाडा ये जगह है, डांसिंग प्रोजेक्शन ऑफ ग्रीन एंड पिंक कलर आर सीन, है ना, ऐसे है। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स in magnetic field is called, इस फिनोमिना को बोलते हैं पोलर ओरा, है ना, पोलर ओरा बोला जाता है ये, है ना। तो इसको प्लीज राइट डाउन।